Hello students, welcome to One Day Law Revision, Module 4 of Interpretation of Statute, that is Internal Aids to Construction. Let's quickly go through the synopsis first. Here we will cover Preamble of Act, definition, title, heading, marginal notes, punctuation marks, illustrations, proviso, explanation and schedule. So let's get started. First, Preamble. What is Preamble of the Act? The preamble of the statute, or we can call it an act, is the area where we see the purpose and objective of the act. तो प्रियम्बल एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी एक्ट का, जहाँ पे हम एक्ट का पर्पस या ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि किस पर्पस के लिए एक्ट को लाया गया. अब एक्ट में लॉन्ग टाइटल भी होता है, जैसे शॉर्ट टाइटल होता है किसी भी एक्ट का, शॉर्ट टाइटल में एक्ट का नाम होता है और लॉन्ग टाइटल में उसका पर्पस होता है. बट प्रियम्बल थोड़ा सा डिटेल्ड वर्जन है. तो द प्रियम्बल इज why the act came into picture. It delivers the causes and basis as to the creation of a particular law within the act. Preamble cannot be used to delete any clauses within the statute. मतलब preamble से कोई जो क्लॉज ऑलरेडी रिटर्न है स्टैट्यूट में वो डिलीट नहीं कर सकते. इट्स जस्ट अ क्लैरिफिकेशन टू इट. इट शोज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट. तो प्रियम्बल हमेशा फर्स्ट पेज पे मेंशन होता है किसी भी एक्ट के, जो कि एक्ट क्यों लाया गया इसका हमें सिग्निफिकेंस देता है. बट ये पहले हुआ करता था. अभी मॉडर्न लॉज में नॉर्मली प्रियम्बल को फर्स्ट पेज पे नहीं लिखा जाता है. एंड कोर्ट का भी यही मानना है कि उसका इम्पोर्टेंस अब कम होता जा रहा है. Seeing the case of Global Energy Limited versus Central Electricity Regulatory Commission, केस में बोला गया था, एपेक्स कोर्ट यानी कि हमारा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रियम्बल इज टू बी यूज टू एनालाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ द लेजिस्लेशन. तो पहले एक्ट का ऑब्जेक्ट समझने के लिए प्रियम्बल को रीड किया जाता था, बट इन द मॉडर्न टाइम्स उसका इम्पोर्टेंस कम होता जा रहा है. तो पहले प्रियम्बल एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट था एक्ट का इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन. और जो प्रियम्बल्स के वर्ड्स थे उनको हाईलाइटिंग या गाइडिंग प्रिंसिपल्स बोला जाता था फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट टॉपिक इज डेफिनेशन और इंटरप्रिटेशन क्लॉज. हर एक्ट में अलग अलग डेफिनेशंस होते हैं जो एक्ट में जो टर्म्स दिए गए हैं उन टर्म्स को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं. So the definition or the interpretation clause are included within the statute. So they are included in the act itself and they are a part of the statute with the purpose to extending the already existing meaning of certain words. तो वर्ड से उनका एलोबरेटेड मीनिंग देने के लिए हम उस वर्ड को डिफाइन करते हैं इन द डेफिनेशन पार्ट. अब फॉर एग्जांपल नॉर्मली हम किसी भी स्टैट्यूट में या एक्ट में देखते हैं सेक्शन 2 में सारे डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट प्रोविजंस दिए हुए होते हैं. The court during the interpretation of the provision feels that if the definition clause in a case is applied, the result would be unreasonable or simply absurd. The definition clause is not used in explaining the same word which is being used in the other statute. अगर कोई वर्ड ऑलरेडी एक्सप्लेन है किसी स्टैट्यूट में तो डेफिनेशन क्लॉज फिर से उसको डिफाइन नहीं करता है. बट अगर उसका मीनिंग इस स्टैट्यूट में चेंज हो रहा है, इफ़ इट इज़ कैरिंग सम अदर मीनिंग, तो फिर हम उसको डिफाइन करते हैं अंडर द एक्ट. Under the rule of interpretation, if the words mean and means and include are being used, for example कोई definition है उसमें वो word के definition के आगे mean आ रहा है या the word means या फिर include आ रहा है, means and include, उस केस में हम क्या बोलेंगे, वो definition exhaustive है. मतलब वो definition बात करता है सिर्फ फॉर एग्जाम्पल कंपनी मीन या कंपनी मीन्स एंड इंक्लूड्स, मतलब उसमें सिर्फ उसका मीनिंग दिया है और उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडिंग है. पर अगर डेफिनेशन में सिर्फ इंक्लूड वर्ड यूज़ किया है, फॉर एग्जाम्पल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अगर इंक्लूड वर्ड है तो वहाँ पे हम क्या देखेंगे, इंक्लूड मतलब उसमें वो एक बड़ा सा लिस्ट है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है पर कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे दी है, सो दैट इज़ इंक्लूड. बट अगर मीन या मीन्स एंड इंक्लूड है तो वो एग्जॉस्टिव है, उसमें कुछ टर्म्स हमने दिए हैं. कंसिडरिंग द केस ऑफ महालक्ष्मी ऑयल्स मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जहाँ पे टोबैको का डेफिनेशन दिया था
तो वहाँ पे डेफिनेशन में क्या बोला था, द वर्ड टोबैको इम्प्लाइज एनी फॉर्म ऑफ टोबैको वेदर मैन्युफैक्चर्ड और नॉट और वेदर क्योर्ड और अनक्योर्ड एंड दिस ऑल्सो इंक्लूड्स मीन्स और इंक्लूड्स था, यानी कि एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, एंड इट इंक्लूड्स द स्टेम्स ऑफ द टोबैको प्लांट एंड द लीफ स्टॉल्स। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला था कि एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, मीन्स एंड इंक्लूड्स आया, तो यहाँ डेफिनेशन में टोबैको सीड्स की बात नहीं की गई है, तो फिर हम उनको टोबैको के डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। ये कोर्ट का जजमेंट था। टाइटल ऑफ द स्टैट्यूट। अब किसी भी एक्ट में दो टाइटल होते हैं, एक होता है शॉर्ट टाइटल, एक होता है लॉन्ग टाइटल। शॉर्ट टाइटल यानी कि उस एक्ट का नाम, फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसमें ईयर भी इंक्लूड करते जिस ईयर में वो एक्ट पिक्चर में आया। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, इंडियन पेनल कोड 1860 एक्सेट्रा। दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ शॉर्ट टाइटल। अब लॉन्ग टाइटल क्या करता है, इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन, मे बी वन लाइन डिस्क्रिप्शन अबाउट द ऑब्जेक्ट, पर्पज और स्कोप ऑफ द प्रोवाइडेड एक्ट। तो लॉन्ग टाइटल में उस एक्ट का ऑब्जेक्ट होता है, क्या पर्पज है और उसका क्या स्कोप है वो दिया होता है। एग्जाम्पल के लिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, तो द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 ये हो गया शॉर्ट टाइटल, और उसका लॉन्ग टाइटल है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एंड मैटर्स एंड कनेक्टेड देयरविद। मतलब करप्शन रिलेटेड मैटर्स को एक जगह कंसोलिडेट करना, उससे रिलेटेड लॉज बनाना, उनको अमेंड करना, और करप्शन रिलेटेड सारे मैटर्स पे भी लॉ बनाना और उसे अमेंड करना, ये इस एक्ट का काम है। तो दैट इज़ द लॉन्ग टाइटल, मतलब उसका पर्पस क्या है। कंसिडरिंग द केस ऑफ अमरेंद्र कुमार मोहापत्रा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा, इट वॉज हेल्ड दैट द सुप्रीम कोर्ट said that the long title provided under the statute provides the scope और ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंसर्निंग लेजिस्लेशन। मतलब लॉन्ग टाइटल से हमको ऑब्जेक्टिव या स्कोप पता चलता है, बट द ट्रू नेचर इज टू बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस बट नॉट बेस्ड ऑन द लेबल प्रोवाइडेड बाय द एनैक्टमेंट। तो मतलब डिटेल में जानना है तो सेक्शंस रीड करो। हेडिंग। अब हर सेक्शन में एक हेडिंग होता है। जब लॉ पास होता है, मतलब बिफोर पासिंग द लॉ, जब वो बेयर होता है, या व्हेन द लॉ हैज़ नॉट बीन पास्ड इन एनी ऑफ द हाउस, सिर्फ लेजिस्लेशन में, तो तब ये हेडिंग नहीं होती है। बट जब लॉ पास हो जाता है एंड इट बिकम, मतलब जब बिल पास हो जाता है और वो लॉ बन जाता है, फिर उसके बाद जो सेक्शन को हेडिंग दिया जाता है उसे हम हेडिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 44 ऑफ CRPC, दैट इज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, उसका नाम है अरेस्ट बाय द मैजिस्ट्रेट। तो ये बात करता है कि मैजिस्ट्रेट कब या किस सिचुएशन या किस सर्कमस्टांसेस में अरेस्ट कर सकता है। सेक्शन 437 ऑफ CRPC डील्स विथ व्हेन बेल मे बी टेकन इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, कि कब नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी बेल मिल सकता है। तो दिस इज द हेडिंग ऑफ सेक्शन 437 ऑफ CRPC। The headings however are not passed or provided by the legislations, मतलब पहले से ही नहीं होती है, बट जब बिल पास हो जाता है दोनों हाउस से और जब वो लॉ बन जाता है तब ये हेडिंग्स दिए जाती है या इंसर्ट की जाती है। इन द केस ऑफ टॉली वर्सेस गिडिंग्स, सेक्शन 217 of the Road Traffic Act was in question whether it deals with the offence within which a person shall be held liable in case the person herself or himself allowed to drive the motor vehicle without the consent of their owner or master। सेक्शन का हेडिंग क्या था, मिसलेनियस एंड जनरल, और सब हेडिंग था पेनलाइजेशन ऑफ टेकिंग अ मोटर व्हीकल विदाउट अथॉरिटी। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या बोला था, दैट द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर इज क्लियरली अंडरस्टूड फ्रॉम द प्रोवाइडेड हेडिंग। हेडिंग से ही हमको इंटेंशन समझ गया, एंड देयरफॉर द पैसेंजर इन द केस वाज हेल्ड लाइबल और गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर 217। तो यहाँ पे हमको हेडिंग से ही इंटेंशन समझ जाता है। मार्जिनल नोट्स। मार्जिनल नोट्स यानी कि इन्हें हम साइड नोट्स भी बोलते हैं। नॉर्मली एक्ट का अगर कोई प्रोविजन हमें नहीं समझ रहा है या कोई सेक्शन नहीं समझ रहा है तो साइड में मार्जिनल नोट्स होते हैं। पर ये मार्जिनल नोट्स को मॉडर्न व्यू में इतना कुछ इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है, क्योंकि ये मार्जिनल नोट्स कोई लीगल एक्सपर्ट या लेजिस्लेटर नहीं इंसर्ट करता है, बट कि जो इंसान ड्राफ्ट कर रहा है वो इंसर्ट करता है। अब जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मार्जिनल नोट्स को इंसर्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने
as an acting authority while interpreting the Indian constitution. Therefore, the marginal notes under the constitution can be referred when any of the enactment is in question or is any situation of doubt or uncertainty, कि जहाँ doubt है, uncertainty है या clear understanding नहीं है, वहाँ पे हम marginal notes को refer करते हैं. These marginal notes under certain exceptional situations can be inserted by the legislature, which results in considering these marginal notes for helping in interpreting the act or the enactment. अगर legislature ने marginal notes प्रोवाइड किए हैं तो फिर वहाँ हमको इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग या इंटरप्रेटिंग द स्टैट्यूट. सो इन दैट केस यू शुड रेफर मार्जिनल नोट्स. अब बंगाल इम्यूनिटी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में क्या बोला था, वहाँ पे जो मार्जिनल नोट्स थे वो खुद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाए थे, तो फिर हम उसको वहाँ पे पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन समझेंगे और हम लोग वो मार्जिनल नोट्स पे रिलाई करेंगे इन इंटरप्रेटिंग द कंसर्निंग आर्टिकल. So in that case, since the constituent assembly inserted the marginal notes, तो फिर वहाँ पे उसका importance रहेगा and we will consider it in interpreting the article. Punctuation marks. पहले किसी भी सेंटेंस में विदाउट पंचुएशन मार्क वो सेंटेंस लिखा जाता था, बट मॉडर्न टाइम्स में पंचुएशन मार्क्स को इम्पोर्टेंस दिया है कि अगर कोई पंचुएशन मार्क इधर या उधर हो जाए तो उसका सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है. तो पंचुएशन इन द फॉर्म ऑफ सेमीकोलन, कोलन, फुल स्टॉप, कॉमा, हाइफन, ब्रैकेट, डैश एक्सेट्रा, ये सारे पंचुएशन मार्क्स को अब इम्पोर्टेंस दिया गया है. द पंचुएशंस आर नॉट एडेड और आर नॉट कंसिडर्ड टू बी इम्पोर्टेंट टू अ पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ स्टैट्यूट ओनली व्हेन, ये कब इम्पोर्टेंट नहीं है, व्हेन द कोर्ट रीड्स द प्रोविजन ऑन होल एंड सी इफ द मीनिंग ऑफ द प्रोविजन डज नॉट अल्टर द मीनिंग ऑफ द सेम विदाउट द पंचुएशन बीइंग प्रेजेंट. अगर पूरा प्रोविजन पढ़ के विदाउट पंचुएशन एंड विद पंचुएशन अगर मीनिंग नहीं चेंज होता है तो फिर पंचुएशन मार्क्स का इम्पोर्टेंस नहीं है, अदरवाइज दे आर इम्पोर्टेंट इन रीडिंग द प्रोविजन. इन द केस ऑफ अश्विनी कुमार घोष एंड अनदर वर्सेस अरविंद बोस एंड अनदर, द apex court held that punctuation is not to be regarded as the element controlling the meaning of the text. Illustrations. किसी भी सेक्शन या प्रोविजन के नीचे इलुस्ट्रेशंस दिए हुए थे, तो इलुस्ट्रेशंस आर नथिंग बट एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रोवाइडेड सेक्शंस. एक्ट में या लॉ में कुछ इलुस्ट्रेशंस देते हैं ताकि अगर हमको सेक्शन का क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये सेक्शन कहाँ अप्लाई होना चाहिए, तो उस केस में हम इलुस्ट्रेशंस देख के समझ सकते हैं कि उस सेक्शन का स्कोप क्या है या वो किस इंटेंशन से बनाया गया है या उसे हम कैसे समझ सकते हैं. मोहम्मद सैदुल Arifin versus Yok Oi Garg, it was put forth by the apex court in its judgment that the illustrations are important. Illustrations important है, they are valued and relevant for the construction of any of the text within a section. However, they are not considered to be a part of the section. मतलब वो section का part नहीं है, but for understanding they are very important, they are valued. Proviso. किसी भी section में कभी कभी आगे हम word पढ़ते हैं provided that या प्रोवाइडेड फर्दर दैट, तो जहाँ भी प्रोवाइडेड दैट ये वर्ड आता है ना तो वो हमारा प्रोविज़ो होता है. तो अगर कोई सेक्शन का कोई प्रोविज़न है और उसके आगे प्रोवाइडेड दैट दिया है तो मतलब वो जो पार्ट है प्रोवाइडेड दैट उसका जो मीनिंग है दैट विल ओवरराइड द मीनिंग ऑफ द सेक्शन. द कोर्ट कैन ऐड द वर्ड्स टू द प्रोविज़ो ऑफ द क्लॉज इन ऑर्डर टू एनलार्ज इट्स स्कोप, मतलब स्कोप बढ़ाने के लिए. एंड इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो प्रोविज़ो और जो मेन प्रोविज़न है उसमें से प्रोविज़ो हमेशा प्रिवेल करेगा, मतलब जो प्रोवाइडेड दैट वाला जो स्टेटमेंट है दैट विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर द मेन सेक्शन. अंडर द केस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस संजय कुमार जैन, द कोर्ट हेल्ड दैट द प्रोविज़ोज फंक्शन इज टू कार्व आउट और टू क्वालिफाई द एक्सेप्शन टू द कंसर्निंग मेन प्रोविज़न, मतलब वो एक्सेप्शन की बात करता है. एक्सप्लेनेशन. अब कहीं कहीं किसी सेक्शन में एक्सप्लेनेशंस भी ऐड किए जाते हैं टू ऐड मोर मीनिंग टू इट, टू क्लैरिफाई द डाउट, टू रिमूव डाउट, या इट हेल्प्स इन क्लैरिफाइंग द सेक्शन. तो जो एक्सप्लेनेशन है वो कोई मीनिंग को एक्सपांड नहीं करते, जस्ट दे आर फॉर अंडरस्टैंडिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ द प्रोविजन. अब इंडियन एक्ट्स में बहुत जगह एक्सप्लेनेशंस डाले गए हैं, जैसे कि सेक्शन 108 ऑफ इंडियन पेनल कोड which defines the term abettor,
वहाँ पे 5 डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं। तो एक्सप्लेनेशन हमेशा एनैक्टमेंट के टाइम ही या जब वो लॉ पिक्चर में आया तब नहीं होते, धीरे धीरे जैसे अमेंडमेंट होते हैं, एज एंड व्हेन रिक्वायर प्रोविजंस ऐड किए जाते हैं, तब एक्सप्लेनेशंस भी ऐड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 405 ऑफ पेनल कोड 1860, जहाँ पे 2 एक्सप्लेनेशंस बाद में ऐड किए गए इन 1973 एंड 1975 रिस्पेक्टिवली। अंडर द केस ऑफ बंगाल इम्यूनिटी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, अपेक्स कोर्ट ने बोला था कि द एक्सप्लेनेशन इज कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द सेक्शन, दैट इज अ पार्ट ऑफ द सेक्शन and it is to be read together in order to understand the true meaning of the section or the concerning provision। तो यहाँ क्या बोला है कि explanation is part of the section और हम हमेशा explanation को section के साथ read करेंगे to understand the true meaning of section। शेड्यूल्स, अब हर एक्ट में कुछ शेड्यूल्स भी होते हैं, शेड्यूल 1, 2, 3। तो हम एक्ट के साथ उस शेड्यूल को भी पढ़ते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब जैसे कि आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट्स, और वहीं शेड्यूल 1 में सारे स्टेट्स और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के नाम दिए गए हैं जो इंडिया का पार्ट है। अंडर द केस ऑफ जगदीश प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स, एपेक्स कोर्ट ने बोला था कि शेड्यूल का काम है कि वो मेन जो प्रोविजन है उसको एडवांसिंग करे, यानी कि उसमें और कुछ डिटेल ऐड करे, एंड इन केस डिलीटिंग द शेड्यूल विल नॉट वाइप द प्रोविजन ऑफ द कंसर्निंग एक्ट आउट। और शेड्यूल डिलीट करने से कभी भी एक्ट का कोई प्रोविजन डिलीट नहीं होता है, सो इट इज़ लाइक अ एडवांसमेंट टू द प्रोविजंस। तो दिस वाज मॉड्यूल 4, that is internal aids to interpretation। I hope you understood। So we have covered in this preamble, जो फर्स्ट पेज पे होता है नॉर्मली, डेफिनेशन दैट इज इंटरप्रिटेशन क्लॉज, टाइटल जो कि हेडिंग होता है प्लस द ईयर व्हेन द एक्ट केम इनटू पिक्चर, उसमें शॉर्ट टाइटल एज वेल एज लॉन्ग टाइटल हमने देखा जो कि ऑब्जेक्ट या पर्पस की बात करता है, हेडिंग दैट इज सेक्शन हेडिंग, मार्जिनल नोट्स यानी कि साइड नोट्स, पंचुएशन मार्क्स विच आर इंपॉर्टेंट इन रीडिंग द सेक्शंस, इलस्ट्रेशंस यानी कि एग्जाम्पल्स, प्रोविजोज यानी कि प्रोवाइडेड दैट, एक्सप्लेनेशन यानी कि किसी सेक्शन को जो एक्सप्लेनेशन है हम उसको एज अ पार्ट ऑफ सेक्शन रीड करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, और शेड्यूल्स दोज आर एडवांसमेंट्स टू या एडवांसिंग टू द सेक्शंस गिवन इन द एक्ट। So I hope you understood. Thank you.